हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कलाम एकेडमी द्वारा है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये रीट के लिए जो आपकी प्री रीट होने वाली है जो 27 फरवरी को, ये उसी से संबंधित ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चाहे वो आपकी रीट लेवल फर्स्ट हो या फिर लेवल 2 हो, यानी 1 to 5 या 6 to 8, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी टीचिंग मेथड है या शिक्षण विधियाँ है वो सभी की सेम है। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा। तो इसमें है वन लाइनर के थ्रू है। जो भी सिलेबस में टीचिंग मेथड दे रखी है जो आपके 15 नंबर की आएंगे, वो सभी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित बातें कही गई है। और या प्रीवियस परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं से संबंधित हैं सभी। और कुछ इसमें इंक्लूड किए गए प्रीवियस के पेपर। पेपर मीन्स ये कि उनमें आए हुए क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो कुछ नए टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। हालांकि देखा जाए ओवरऑल मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये वन लाइनर, तो मोस्टली सभी परीक्षाएं पूछे हुए हैं। जैसे कि आपकी रीट हो गई है, प्रीवियस परीक्षाएं हुई हैं उनकी हैं। साथ ही साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हिंदी के शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आते हैं, वो भी है इसमें इंक्लूड। और अन्य जो परीक्षा होती है ना बोर्डों के द्वारा, तो उनके भी क्वेश्चन इनमें इंक्लूड किए गए। मोस्टली तो राजस्थान की परीक्षा होती है ना, उन्हीं के हैं इसमें। तो मोस्टली ये है कि इन क्वेश्चनों से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिकों के प्रति। ठीक है, तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ जैसे आपको आसानी होगी। जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये आपके रीट लेवल फर्स्ट का है, यानी 1 to 5 वालों का सिलेबस है हिंदी का। तो इसमें हम बात करेंगे केवल टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड कहाँ पे दे रखी है? तो यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट होंगे, 4, 5 और 6, यानी कि 3 यूनिट दे रखी है। इन 3 यूनिटों से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? इनसे आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार एक नया टॉपिक जोड़ा था, ये वाला, इसे छोड़िएगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियों को लेकर, भाषा शिक्षण के उपागम को और भाषा दक्षता का विकास करना, इनसे 5 क्वेश्चन है। अब मैं आपको सभी चीज़ें समझा रहा हूँ तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे भाषाई कौशलों का विकास करना, LSRW, इनसे एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, शिक्षण अधिगम की सामग्रियाँ कौन सी होती है, और पाठ्य पुस्तक और बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन कौन कौन से होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला जो यूनिट है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन क्या है, उपलब्धि परीक्षण क्या है। ठीक है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, उपचारात्मक शिक्षण, इनसे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल देखा जाए 5 क्वेश्चन इससे, 5 क्वेश्चन इससे, और 5 क्वेश्चन इस बारे से। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ लेवल 2। ये तो अभी मैंने बात की थी लेवल फर्स्ट की, ये लेवल 2 का है। 2024 का ही सिलेबस है, देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 6 to 8 दोनों भी कॉमन होते हैं, ये ध्यान रखना। जो साइंस मैथ वाले हैं या फिर आप वो SST वाले, ये सभी समान होते हैं इसमें। ठीक है, यानी सिलेबस समान होता है दोनों का। तो ओवरऑल देखें तो वही टॉपिक है जो लेवल फर्स्ट में थे। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें रीट में। तो यही है, वही मैंने बताया था, वही सिलेबस है। तो इन्हीं से संबंधित इस वन लाइनर में बात कही गई है, समझ रहे हो ना, इन टॉपिकों से संबंधित। तो वो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। हालांकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। जैसा भी है, कलाम के क्वेश्चन मोस्टली फंस भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ाते हैं ये। और थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर ये जो नोट्स होते हैं ना कलाम के, फेल हो जाते हैं। जो आपकी परीक्षा में हुई है आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि टू द पॉइंट और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर से कलाम के फंस जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी ये है कि प्रीवियस परीक्षा के क्वेश्चन करोगे ना आप, मोस्टली आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन कैसा भी उनके है आपका आंसर बन जाता है ये। इसमें देखते चलते हैं। जैसे भाषा कौशल, कौशल हमारी आप मालूम होगा जो LSRW होते हैं, ये 4 प्रकार हैं ये। अब इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, देखते चलिएगा। कि भाव प्रकट करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या होता है, वो भाषा होती है। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन था जिसका आंसर ये था। प्रारंभिक अवस्था में बालक है जो भाषा सीखता है, वो कैसे सीखता है? ये आपकी रीट 2012 में पूछा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। पहले बच्चा सुनेगा, फिर उसका निरीक्षण करेगा, फिर उसके बाद अनुकरण करेगा, जैसा सीखेगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्रम है, और ये 2012 में रीट में पूछा है। भाषा की शिक्षा दी जाती है कैसे? तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन रीट में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये भी पूछा है, यानी 3 रूप पूछे हुए हैं अभी। तो भाषा का रूप कैसा होता है, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं, ऐसे पूछे तो 2 रूप होते हैं, ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आर लिखता जाऊँगा। ठीक है, जो पूछे गए हैं, मौखिक होता है और लिखित भी होता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है, वो मौखिक होता है, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक साधन कौन सा होगा? तो विद्यार्थी एवं अध्यापकों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना। हालांकि ये रीट में तो नहीं पूछा है, तो फिर किस में पूछा हुआ? ये फिर RPSC सेकंड ग्रेड की होती है ना हिंदी, सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं, तो उनमें पूछा होगा ये शायद। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, तो मुझे अंदाजा है कि मैंने कराया ना पेपर, तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा। ठीक है, तो भाषा कौशल है
तो दक्षता प्राप्त कराते हैं एक तरह से, या दक्षता प्राप्त करना, तो यही होता है। ये अभी आपका रीट में पूछा हुआ है। भाषा कौशल का स्वाभाविक क्रम क्या होता है, ये वाला देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड तो है, रीट में आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये होता है कि NSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही क्रम होता है। देखो ये तो स्वाभाविक पूछा है रीट में भी, इसका मनोवैज्ञानिक क्रम भी यही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक अगर क्रम भी पूछे ना तो भी यही होगा, ये भी पूछा हुआ है, ये आरपीएससी ने पूछा ये वाला मनोवैज्ञानिक, रीट वाले में स्वाभाविक पूछा था। तो यही क्रम होगा NSRW। एक मनोवैज्ञानिक वो है मारिया मोंटेसरी, वो कहती हैं कि पढ़ने से पहले लिखना बच्चों को सीखना चाहिए, पढ़ना बाद में सीखना चाहिए। एक मात्र वही है जो उल्टा बताती है, बाकी तो सभी मनोवैज्ञानिक जो भी होंगे ना तो वो सभी यही बताते हैं कि इसी क्रम में सीखना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठिन कौशल है वो लिखना ही है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये था ही रीट में। भाषा के बुनियादी कौशल कौन से होते हैं, तो बुनियादी का मतलब सुनना और बोलना, ये भी रीट में पूछा है। और देखो रीट का मतलब ये नहीं है, ये ध्यान रखना, रीट में से ये है कि जरूरी नहीं है कि हिंदी भी सब्जेक्ट में पूछा हो, समझ रहे हो ना। संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ होती है ना, तो ज़्यादा अंतर नहीं है हिंदी और संस्कृत में, तो उसमें भी पूछा होगा। तो सिंपल सा है कि ये पूछे हुए रीट में, ये है कहने का मतलब, ठीक है। बाकी ये क्या कह रहा है, ग्रहणात्मक या ग्राह्यात्मक कौशल कौन से हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से रिसीवर होते हैं ना, रिसीवर वाले कौशल वो यही है, सुनना और पढ़ना। वो अभिव्यक्त्यात्मक या जिसे उत्पाद्य कौशल बोलते हैं, यानी एक तरह से प्रोडक्ट कह सकते हैं, स्किल बोल सकते हैं, तो वो आपके बोलना और लिखना हो जाएगा, ठीक है। रिसीवर हो जाएंगे आपके सुनना पढ़ना, और प्रोडक्टिव हो जाएंगे बोलना लिखना, ठीक है। ये दोनों रीट में पूछे हुए क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषाई कौशलों का विकास किस स्तर पर पूर्ण हो जाना चाहिए, तो ये प्राइमरी लेवल पर हो जाना चाहिए, यानी कक्षा 5 तक। नेक्स्ट है, भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम तो कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और एक और होता है इसका, हमने क्वेश्चन किया था दक्षता प्राप्त करना, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बने हैं उस हिसाब से हैं, ठीक है। तो ये रीट में पूछे हुए क्वेश्चन ऑलरेडी। मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, तो ये एक तो औपचारिक होगा, एक अनौपचारिक होगा। हालांकि मुझे ये तो नहीं मालूम रीट में पूछे हैं, लेकिन आरपीएससी में जरूर पूछे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो वाद विवाद, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या होता है, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण होगा, तो ये भी बात सही है और ये भी सही है, दोनों रीट में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है कि उच्चारण सुधारने के लिए करवाना चाहिए, सस्वर वाचन करवाना चाहिए, ये भी रीट में पूछा हुआ है। और जो भी सस्वर वाचन होगा ना वो प्रारंभिक कक्षाओं में इस पर बल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आदर्श वाचन किया जाता है तो अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ये संस्कृत में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और रीट में हिंदी में पूछा है, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आदर्श वाचन की बात करेंगे तो संस्कृत में अध्यापक के द्वारा करवाया जाता है, और ये छात्रों द्वारा अनुकरण द्वारा वाचन बोलने की योग्यता आती है। यानी आदर्श वाचन करेगा शिक्षक और उनका अनुकरण करने वाले कौन होंगे, छात्र होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये संस्कृत में पूछा है टीचिंग मेथड, ठीक है। आशु वाचन का मतलब होगा बोलने की एक तरह से योग्यता होगी। और बाकी सस्वर वाचन के भेद ये तो रीट में हिंदी में पूछा है, तो ये आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, संवेद वाचन होगा। बाकी जीवन के प्रारंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होगा, वो अपना परिवार ही होता है। प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना किस कौशल से संबंधित है, तो ये आपके वाचन कौशल से संबंधित है, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थ ग्रहण की सर्वोपयुक्त वाचन है, तो वो आपका मौन वाचन हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग रचना किसकी है, तो ये आपकी ब्रायन है, तो ये रीट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौन वाचन कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ करना चाहिए तीसरी कक्षा से, और अगर आपको गहन अध्ययनिष्ठ पाठों का करना है तब आप कक्षा 6 से कर सकते हैं, लेकिन रीट में पूछा था केवल ये वाला क्वेश्चन कि मौन वाचन प्रारंभ करना चाहिए कक्षा तीसरी से, ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सस्वर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा, तो वो आपका एक सामूहिक वाचन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग, स्वाध्याय की भावना विकसित करना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना आदि किसके द्वारा किए जा सकते हैं, तो वो मौन वाचन के थ्रू किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मौन वाचन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा के द्वारा किस वाचन की परीक्षा दी जा सकती है, तो मौन वाचन की दी जा सकती है। प्राइमरी लेवल पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि पठन या वाचन की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, ये हिंदी में पूछी जाती है, साथ ही साथ संस्कृत में भी पूछी जाती है। तो जैसे वर्ण विधि हो गई, शब्द विधि हो गई, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुकरण विधि, संगीत विधि, ठीक है, ये होती है।
बाकी मौन वाचन के प्रकार ये भी पूछा गया है रीट में। द्रुत वाचन होता है, गैर वाचन होता है और व्यंग्यावल लोकल भी होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, तो हम कहीं कक्षा के अंदर भी होगा, कक्षा के बाहर भी होगा, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, और आपकी दूरदर्शन कार्यक्रम और सामूहिक बृहद बाल सभा कार्यक्रम, ये कच्चेतर कार्यक्रम होते हैं, कक्षा के बाहर होने वाले कार्यक्रम एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये भी आपके रीट में तो नहीं पूछा है ये, तो फिर इसमें आरपीएससी के द्वारा ही पूछा गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी ये कह रहा है LSRW जो स्वाभाविक या साइकोलॉजिकल कह सकते हैं क्रम होता है ना, ये कह रहा है ये ना होकर तो फिर कैसा होना चाहिए, ये कुछ इस प्रकार का होना चाहिए इस मॉन्टेसरी के अनुसार या मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार LSWR ये क्रम होना चाहिए। ये कह रहे हैं यही तो है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो मारिया मॉन्टेसरी है। तो ये आपका रीट में भी पूछा है और आरपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। नेक्स्ट है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि ये अक्षर भी चित्र है। तो ये मत किसका है, ये महात्मा गांधी जी का है, और ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट में। नेक्स्ट है बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है जबकि लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है, ये कथन किसका है, बेकन का है। तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, वो शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जब बालक की रुचि नहीं हो तो उसे पढ़ना नहीं चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को पाठ यानी जो पाठ होता है उसमें बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। भाषाई कौशल में ये कथन किसका है, ये हार्वर्ड का है। नेक्स्ट है भाषा कौशलों में लिखित अभिव्यक्ति रूप होगा तो वो लिखना ही होगा। श्रुत लेख से किन दो कौशलों का विकास होगा, सुनना और लिखने का ही होगा। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक क्या है, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये क्यूरियोसिटी एक तरह से उत्पन्न करना बच्चों के अंदर, लेखन कला का विकास करना यानी अभ्यास के थ्रू। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों की कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्र इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे लिखने का अभ्यास करता है और उसी प्रकार अक्षर बनाते हैं। यह विधि कौन सी है, अनुकरण विधि कहलाएगी। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्व किसका है, वो वर्तनी का होगा। बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर तक देनी चाहिए हमें, तो वो दे दी जाइए प्राइमरी लेवल तक, यानी जो प्राइमरी लेवल है उस तक दे देनी चाहिए। बालक लिखना सीखते हैं तो हम कहेंगे ये सीधी रेखाओं से, तो ये आपका शायद 2012 में रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण रचना कर लिखना सीखने की विधि कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी विधि। डिसलेक्सिया नहीं होता, ये डिसलेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया, तो ये डिसलेक्सिया संबंधित होता है, ये आपके पढ़ने संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन संबंधी विकार होता है। और एक होता है, देखो अब इतनी बात कर ली, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया होगा, एक होता है डिस्कैलकुलिया हो गया, एक होता है डिस्प्रैक्सिया। अब सभी को समझने की बात, देखो हमने देखा था डिसलेक्सिया तो होगा पढ़ने संबंधी विकार, यानी जो पढ़ने से या रीडिंग डिसेबिलिटी हो आपके अंदर, डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, डिसऑर्डर हो एक तरह से। और डिसकैलकुलिया मतलब होते हैं आपके ऐसे बोल सकते हैं गणना संबंधी डिसेबिलिटी पाई जाए। ठीक है। और बाकी डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है एक तरह से हम ये कहें चाहे आप शुद्ध लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, लिख नहीं पा रहे हो, शुद्ध बोल नहीं पा रहे हो, शुद्ध आप कह सकते हैं आपकी मसल्स सही काम नहीं कर रही हो, यानी मसल्स मतलब वही लिखना एक तरह से काम नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं शुद्ध पा रहे हो, और आपके और पढ़ नहीं पा रहे हो शुद्ध, ये यानी सभी प्रकार की डिसेबिलिटी के नाम लेंगे ना तो वो डिस्प्रैक्सिया में आ जाते हैं एक तरह से। ठीक है। हमने डिस्ग्राफिया देख लिया, लेखन संबंधी डिसेबिलिटी, और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी डिसेबिलिटी, और डिसकैलकुलिया यानी गणना संबंधी डिसेबिलिटी, और आपकी डिस्प्रैक्सिया ये सभी से संबंधित होती जाती है। तो ओवरऑल हमने अभी देखे थे भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन। अब आएंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इनसे आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने रीट में प्रीवियस में देखे होंगे। आप तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो जो भी भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं आप तो इन्हें रट्टा मार लीजिएगा, एक तरह से यही होंगे जो ऑप्शन में मिलेंगे, इनमें से एक होगा जो नहीं मिलेगा आपको, तो वही चूज करना होता है।
जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत होता है, ठीक है, और आपकी रुचि का भी सिद्धांत होता है, और आपके अभ्यास एवं अभिक्रियाशीलता का भी सिद्धांत होता है, और चयन एवं विभाजन का सिद्धांत होता है। इसके अलावा अनुपात एवं क्रम का भी सिद्धांत होता है, जिसे ही क्रमायोजन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का भी सिद्धांत होता है, ठीक है, और बहुमुखी सिद्धांत भी होता है, और इसके अलावा प्रेरणा का सिद्धांत होता है, और मौखिक कार्य का सिद्धांत जिसे सामान्य बोलचाल का सिद्धांत बोलते हैं, ये भी होता है। एकता एवं सहभागिता का भी सिद्धांत होता है, और भावात्मक और अभिव्यक्ति का भी सिद्धांत होता है ये, और इसके अलावा जीवन से संबंधित जोड़ने का भी सिद्धांत होता है, और क्रिया द्वारा सीखने का भी सिद्धांत होता है, और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का भी सिद्धांत होता है। तो ये आपकी 14 सूत्र तो ये हो गए। हालांकि देखा जाए तो इन्हें बार बार देखेंगे ना तो ये आपके स्कीमा में फिट हो जाएंगे, तो बाद में कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से निश्चित तौर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और ज़्यादा भी बन जाते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। भाषा फर्स्ट और सेकंड होती है तो वो ऐसा होता है, हम कह देते हैं कितने क्वेश्चन बने हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे भाषा फर्स्ट चूज की तो उसमें 2-3 मिलेगी, भाषा सेकंड की तो उसमें ज़्यादा मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी में ऐसा भी हो जाता है फर्स्ट में ज़्यादा पूछ लिए, सेकंड भाषा में कम पूछ लिए, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। पर ये 2-3 क्वेश्चन तो निश्चित तौर से मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना है शिक्षण विधियों से आगमन विधि में शिक्षण का कार्य होता है, तो वो उदाहरण के द्वारा नियम का निर्धारण किया जाता है। एक तरह से उदाहरण के थ्रू नियम बनाए जाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है वाक्य विश्लेषण के लिए, तो वो आगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि के रूप कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो प्रयोग प्रणाली होती है, एक सहयोग प्रणाली। आगमन विधि कैसी होती है, ये आपकी मनोवैज्ञानिक होती है। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक को पहले नियम बताता है, तत्पश्चात उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये निगमन विधि है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ये रीट में पूछे हुए हैं, ये वाला भी पूछा है रीट में। आगमन विधि के 2 रूप हैं, हालांकि इसके स्टेप पूछ लेता है, ऐसे तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर भी बना होगा। ये 2018 की परीक्षा में बना होगा, इसका क्वेश्चन दिखाता है ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी ये रीट में बन चुका है। निगमन विधि के रूप कितने होते हैं, वो 2 ही होते हैं। एक तो सूत्र प्रणाली होती है, एक पाठ्य पुस्तक, तो ये दोनों पूछे हुए हैं ये वाले, ठीक है। निगमन विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक, और जबकि आगमन विधि, जिसे आप आगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड, इसे बोल देंगे निगमन विधि को डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, ठीक है, निगमन विधि को। ये अमनोवैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है, तो वो संस्कृत ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। सुग्गा प्रणाली ज़्यादातर संस्कृत में ज़्यादा चलती है, फिर भी हिंदी में क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रीट में। निगमन का बता दिया था, आगमन का बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण की वो विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि की भाषा लेखक कोई पाठ्य पुस्तक का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, तो भाषा संस्करण विधि या व्याकरण विधि, ये रीट और संस्कृत, रीट की हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि व्याकरण विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है, तो वो आपकी अनौपचारिक या व्यवहारिक शिक्षा होती है, उस पर जब दिया जाता है। ये भी आपका रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस विधि में व्याकरण शिक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, तो भाषा संस्करण विधि है, और ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ ही साथ RPSC और आपके संस्कृत में भी पूछा हुआ है। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार कितने हैं, ये भी आपका रीट में पूछा हुआ है। तो ये 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है द्रुत वाचनोत्तिष्ठ पाठ, सेकंड होता है गहन अध्ययननिष्ठ पाठ। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है कि गद्य पाठों के प्रकार कितने होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्बोधन विधि, ये आपके 2018 में रीट में पूछा था। उद्बोधन विधि है, ये गद्य शिक्षण की विधि है एक तरह से। उद्बोधन विधि में शामिल क्या क्या होता है, देखो इसमें दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन हो गया, पर्याय कथन हो गई, विलोम कथन हो गई, कहानी हो गई, इसके अलावा बस यही है। नेक्स्ट है कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि, शिक्षक के द्वारा स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाना होता है या निकलवाता है, तो ये कौन सी विधि है, ये उद्बोधनी विधि है, जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर। तो निश्चित तौर से ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे रसानुभूति होता है। ये आपकी संस्कृत में भी पूछा है, हिंदी में भी पूछा है। कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, तो ये खंडानवे विधि को कहा जाता है। और ध्यान रखना प्रश्नोत्तर एक होती है, प्रश्नावली, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आपकी जब साइकोलॉजी पढ़ेगी ना उनमें चलती है। जैसे प्रश्नावली है ये तो बोधवर्त से संबंधित है, और जो प्रश्नोत्तर विधि है ये आपकी सुकरात से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्रश्नोत्तर प्रणाली, इस कह रहा है कविता मतलब ये पद्य वाले
भाग से शिक्षण कराते हैं ना, तो इसमें प्रश्नोत्तर होते हैं। तो ये किस प्रणाली के एक तरह से भाग होते हैं या कहे जाते हैं? तो खंडानवे विधि होती है। ये हिंदी में भी चलती है, संस्कृत में भी चलती है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है, उसे तुलना विधि कहते हैं। ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। वो आरपीएससी के द्वारा भी ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है कि किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? वो व्यास विधि है। तो ये आपकी संस्कृत में भी पूछी है और हिंदी में भी पूछी है रीट मीटिंग। किस विधि में अध्यापक स्वयं की ही नाटक का वाचन करता है तथा उसके वाचक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा उतराव चढ़ाव करता है? ये आदर्श नाट्य विधि है। ये संस्कृत में चलती है और हिंदी में भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है? तो ये रंगमंच अभिनय विधि ये नाटक की विधि है एक तरह से। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण की वो विधि जिसमें छात्र कक्षा कक्षा में नाटकों के पात्रों का संवादों का वाचक अभिनय करता है, तो वो कक्षा अभिनय विधि है। और ये भी पूछा हुआ है। अगर किस विधि को पथ प्रदर्शन विधि भी कहा जाता है? तो मंत्रणा विधि को कहा जाता है। पंचपदी यानी पंचपदी विधि देन है। हालांकि इसे पंचपदी प्रणाली बोलते हैं। ये हार्वर्ड स्पेंसर की संबंधित है। इसके 5 स्टेप होते हैं, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और 2 स्टेप और होते हैं। इसकी होती है ट्रिक PPCGA। तो देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, कंपैरिजन यानी तुलना करना, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण करना, ये का मतलब अप्लाई एंड अनुप्रयोग। दोबारा सुनना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण करना, फिर तुलना करना, फिर उसका सामान्यीकरण करना, फिर लास्ट में जाकर अनुप्रयोग करना। ये 5 स्टेप होते हैं। इसे ही बोलते हैं हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली। और ये सर्वाधिक हमने देखा है, चाहे तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, रीट में साइंस मैथ हो, एसएसटी हो, या आपकी अन्य सब्जेक्ट है भी है उनमें भी देखा है, चाहे टीचिंग में तो और किसी की भी हो, ये सभी में ये सब लोग कूद जाते हैं बीच में ही क्वेश्चन को लेकर कि पंचपदी प्रणाली किससे संबंधित है? तो हार्वर्ड स्पेंसर से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संगठनापरक विधि का अन्य नाम क्या है? तो इसे सेना विधि कहते हैं। हालांकि ये संस्कृत में भी चलती है। नेक्स्ट है कि संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया कौन सी होगी? यानी संश्लेषण विधि की बात कर रहा है ये। ठीक है, यानी सिंथेसिस मेथड की। तो इसमें सिखाने की प्रक्रिया होगी जैसे वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या तो 2012 की वैकेंसी हो ये या फिर 2018 की हो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। संश्लेषण में पहले वर्ण बताएंगे, फिर उसके बाद शब्द बताएंगे, फिर वाक्य बताएंगे। अगर यहाँ पर उल्टा क्रम हो जाए क्या, फिर आपसे कहे कि आप बताइए, दे रखा है ये नीचे, विश्लेषण विधि का शिक्षण कैसा होगा? तो हम कहेंगे ये फिर शब्द से वर्ण, यानी उल्टा क्रम चलेगा। जैसे कि हमने संश्लेषण विधि में देखा, पहले हम वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द, फिर वाक्य। इसका मतलब उल्टा है, जैसे वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार ये शब्द से वर्ण दे रखा है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आता है, ऐसी कौन सी विधि है जो टुकड़ों को जोड़कर उसका या संयोग कर उसका एक अर्थ निकालती है? वो संश्लेषण विधि है। क्योंकि विश्लेषण विधि के मतलब होता है, विश्लेषण का मतलब टुकड़े टुकड़े करना, उनका संयोग करती है या जोड़ती है, वो संश्लेषण विधि है। ये बहुत क्वेश्चन बने इस प्रकार के, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यसाध्य मानी जाती है? तो भाषा यंत्र विधि मानी जाती है। द्विभाषा विधि ये आपकी इंग्लिश में ज़्यादा चलती है, यानी बाइलिंगुअल पद्धति या प्रणाली सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये आपकी द्विभाषी पद्धति है। ये अनुवाद विधि के अंतर्गत चलती है, यानी एक तरह से अनुवाद विधि है। और ये आपकी देखा जाए ना, जैसे कि संस्कृत पढ़ेंगे उसमें भी मिलती है, हिंदी भी पढ़ेंगे उसमें भी मिलती है, और आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें भी मिलती है। तो ओवरऑल कहा जाए ना, तो जो लैंग्वेज हम चूज करते हैं ना, जो करीबन 7 या 8 लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी कोई चूज करेगा, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अरबी, पता नहीं कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। और भी मुझे 2-3 के ही मालूम है, बाकी मिलती है 6-7 बता दी। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, और कौन सी होती है, और भी होंगी कोई। तो ये 2 भाषाएं हो रहे हैं, करीबन 7 या 8 भाषाएं होती हैं जो चूज करते हैं। उनमें सभी में ये द्विभाषा पद्धति चलती है। ये समझिएगा, जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे ना उसमें मिलेगी ये द्विभाषा पद्धति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये कथन या कॉटन किससे संबंधित है? ये मुंशी प्रेमचंद से। हालांकि रीट में तो ये क्वेश्चन बना नहीं है। नेक्स्ट है, व्याकरणिक नियमों को कंटेस्ट कराने की अपेक्षा कच्चा में भाषाई वातावरण बनाने में अधिक बल दिया जाता है। तो वो आपकी डायरेक्ट मेथड होती है, प्रत्यक्ष विधि।
तो ये वाली है ना, ये आपकी बहुत सी परीक्षाओं में पूछे हुए, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड तो रीट हो, ये संस्कृत में भी चलती है, इंग्लिश में भी चलती है ये, यानी प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित होता है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन कराया जाता है, वो भी आपकी डायरेक्ट मेथड विधि होती है। जब ये इंग्लिश में चलती है ना, यानी इंग्लिश बोलते हैं तो आपको इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, ये सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। जिस भाषा को सिखा रहे हो केवल वही आपको बोलनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है, रचना की विधि कितने होते हैं, ये भी रीट में पूछा हुआ है, ये अच्छे क्वेश्चन है, यानी बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। रचना की विधि कितनी, दो मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है, चित्र वर्णन विधि किससे संबंधित है, ये रचना शिक्षण से संबंधित है। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है किस पर, प्राइमरी लेवल पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, वो प्रारंभिक स्तर पर या प्राइमरी लेवल पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है, वो व्यतिरेकी विधि है। ये हालांकि रीट में तो नहीं बनाए, पर जो आपकी सेकंड ग्रेड हिंदी होती है ना, हिंदी वाले, तो उन्हीं में पूछा है ये व्यतिरेकी विधि, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि, व्यतिरेकी विधि। नेक्स्ट है, ये कह रहे नवीन शिक्षण प्रणाली में जो प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक का प्रयोग श्रेय दिया जाता है, तो वो जॉन डीवी और किलपैट्रिक को दिया जाता है, किसको, प्रोजेक्ट मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है तो जीवन उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है, तो वो मारिया मोंटेसरी पद्धति है। हालांकि मोंटेसरी पद्धति बोलते हैं, लेकिन ये मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। ये ज्ञानेंद्रियों के थ्रू आपकी शिक्षा देते हैं, यानी विशेष बल देते हैं शिक्षा देने पर। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत किसने थी, इसमें से संबंधित है, वो स्वगति का सिद्धांत होता है, ये स्किनर से संबंधित है। अभिक्रमित अनुदेशन, जब आप रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी पढ़ेंगे ना स्किनर की, तो या ऑपरेट कंडीशन थ्योरी, तो उसमें ही आता है अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। ये शिक्षण विधियों में ज़्यादा चलता है, तो ये उन्हीं से पूछा है। उसमें एक सिद्धांत होता है स्वगति का सिद्धांत, तो उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति की देन किसकी है, प्रॉवेल की, ये भी क्वेश्चन बन जाता है रीट में। किंडरगार्टन यानी किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों का उद्यान होता है। ये आपके RSSB बोर्ड है ना, RSSB जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोलते हैं, तो ये उसके द्वारा भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ठीक है, और आपके रीट में तो पूछा ही गया है। नेक्स्ट है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल तक एक बाग और अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान होते हैं, ये प्रॉब्लम का कथन है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ठीक है। इस प्रकार के रीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक कौन है, जिसे मिस हेलन पार्कस्ट बोलते हैं। किस प्रणाली को ठीका प्रणाली कहा जाता है, वो डाल्टन योजना को कहा जाता है, या डाल्टन पद्धति को। नेक्स्ट है, खेल प्रवर्तक विधि के माने जाते हैं, वो हेनरी कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं। यह इनकी एक बुक आती है, वो भी पूछी गई है, प्ले वे, तो ये ध्यान रखना, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि का अन्य नाम क्या है, जिसे भंडारकर विधि कहते हैं। ये संस्कृत और हिंदी दोनों में पूछी जाती है, और ये रीट में सर्वाधिक क्वेश्चन बार बार बनते हैं इनसे। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये माने जाते हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये संस्कृत हिंदी दोनों में चलती है। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, वो व्याकरण अनुवाद विधि है, जो रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या होता है, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, ये रीट और संस्कृत दोनों में पूछी है, यानी हिंदी और संस्कृत में। नेक्स्ट है, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में AFG फ्रेंच के 3 सिद्धांत दिए गए, जो क्रमश है, एक तो वाचन पर बल देना, फिर भाषाई आदतों का विकास करना, और या फिर छात्रों की क्रियाशीलता का विकास करना। तो ये तीनों ही है संरचनात्मक उपागम शिक्षण में, जो आपके AFG फ्रेंच के द्वारा 3 सिद्धांत दिए गए। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा है, वो का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो हम कहेंगे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए सभी को। जो NEP आपकी 2020 है, वो भी यही कहती है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा होती है, वो आपको उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पाठ्य पुस्तक। ये आपकी शिक्षण विधियों को कंप्लीट किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें की है, तो इसमें एक टॉपिक लगता है आपकी पाठ्य पुस्तक, जो सिलेबस में हमने देखा था, जो बहुमाध्यम में आती है ये पाठ्य पुस्तक। तो इसकी आंतरिक और बाह्य गुण पूछे जाते हैं, रीट में बने हैं क्वेश्चन। जैसे पाठ्य पुस्तक होती है ना, जो आप टेक्स्ट बुक होंगी आपके पास, बोर्ड की बात की जाती है, ये ध्यान रखना, बुक ये वाली नहीं, मार्केट से आप कोई भी बुक ले आए, यानी बोर्ड बुक का मतलब ये है, आप 10th पढ़ के आए होंगे, 12th पढ़ी होंगी, आपने ग्रेजुएशन की होगी आपने, ठीक है। तो इनमें जो बोर्ड की बुकें चलती थी ना, हिंदी की, साइंस की, मैथ की, ये उन टेक्स्ट बुकों की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका बाह्य गुण क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे आकार और मुख्य पृष्ठ, मूल्य और शीर्षक और जिल्द यानी बाइंडिंग जो
कह सकते हैं एक तरह से जो बाइंडिंग करवाते हैं ना वो वाली है, ठीक है, जिससे पेज ना निकले। तो ये तो बाह्य गुण हो गए। आंतरिक गुण कौन से होंगे पुस्तक के? एक तो होगा आपकी विषय वस्तु, जो कंटेंट है उसके अंदर क्या है, विषय विविधता होगी, भाषाई शैली होगी, और उसमें क्या है, ये चित्र का प्रयोग है, हाँ सही है, चित्रों का प्रयोग भी हुआ होगा, अभ्यास प्रश्न भी होंगे, स्वदेशीयता होगी, उसकी उपयुक्तता होगी, रोचकता होगी, व्यवहारिकता होगी, मौलिकता होगी, उसमें नवीनता का समावेश होगा। ये तो आपके आंतरिक कह सकते हैं गुण है। और बाह्य गुण ये वाले गुण जाएंगे। इन्हीं से क्वेश्चन एक आता है हर बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए है, तो हम कहेंगे ज्ञानार्जन का साधन है ये, ठीक है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के भी। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था, वो ग्रंथ का था। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का स्तरीकरण या प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी था, और ये तो नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है, तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम, ये भी आपके पूछे हुआ है। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का उचित क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे विषय सामग्री का चयन करेंगे, फिर उसके स्तरीकरण को जानेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 नंबर का आता है ये निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और आपका साथ ही साथ सीसी मिल के आएगा। ये तीनों चारों से है आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाचन संबंधी निदानात्मक यानी निदानात्मक परीक्षण के परिणाम में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए, तो डॉक्टर प्रेसी ने किए। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट समय निर्धारित किया गया था, वो 158 शब्द हैं। हालांकि ये रीट में क्वेश्चन नहीं बना है। नेक्स्ट है कच्चा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होगी, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी, ठीक है। और निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए, तो ये आपके चिकित्सा शास्त्र से किए गए हैं, और ये आपके रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है, तो हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण को। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो हम कहेंगे अध्ययन संबंधी कठिनाई, अध्ययन तो नहीं होगा, अध्ययन संधि होगा, अध्ययन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अध्ययन संबंधित कहेंगे कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना। नेक्स्ट है कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षा जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र की भाषा के दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल नहीं होगा, स्कूल होगा यहाँ पे, ठीक है। स्कूल के विषयों में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का, ये सोनेल का, ये वाला रीट में पूछा है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखो निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चा जो चीज़ नहीं सीख रहा है, जहाँ पर कमी है, उनके रीजन होते हैं, उन्हें जानना चाहता है, तो वो होता है आपका निदानात्मक। और फिर ये रीजन जान लिए तो अब इनका किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए कैसा, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अब इसके बाद है मौखिक या लिखित प्रश्न से संबंध यानी मूल्यांकन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मौखिक और लिखित से संबंधित बनते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं वो आप देखेंगे। ऐसे पूछा जाता है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होगी, या उत्तम परीक्षण की, ऐसे भी क्वेश्चन आपको रीट में मिलेंगे देखने को। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा मूल्यांकन की विशेषता कहें या उत्तम परीक्षण की विशेषताएं कहें, ठीक है। जैसे वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, विवेककारिता, उपयोगिता, स्पष्टता, ये मूल शब्द हैं, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है, इसे बताइएगा शैक्षिक मूल्यांकन का। तो हम कहेंगे 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था, वो BS ब्लूम ने किया था। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वो परीक्षण कहलाता है, वो वैध परीक्षण कहलाता है। ये रीट में पूछा हुआ है, ये भी है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है, कैसा होता है, विस्तृत। ये क्वेश्चन रीट में पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन था। जैसे मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, परीक्षण से कैसा होता है, देखो एक परीक्षण भी होता है, एक मूल्यांकन भी होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम कहेंगे मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, वो परीक्षण होता है ना, उससे विस्तृत यानी व्यापक होता है, ऐसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन रीट में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण किया जाता है, तो वो ज्ञानात्मक पक्ष का किया जाता है। मूल्यांकन के भेद कितने हैं, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी रीट में पूछा हुआ है, ये भी रीट में पूछा हुआ है। तो मूल्यांकन के भेद 2 होते हैं, एक आंतरिक होता है और एक होता है बाह्य। आंतरिक को पाठांतरकर बोलते हैं और बाह्य को पाठोपरांत बोलते हैं।
नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के मापने हेतु मापनी कौन सी है, ये आपकी अभिवृत्ति मापनी, ये भी रीट में पूछा है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है, वो निबंधात्मक प्रश्नों से, ये भी रीट में पूछा है। लिखित परीक्षा के भेद कितने, ये भी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो प्रभावीकृत परीक्षण भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहा है या निश्चित है, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है। जैसे एकांत अनुक्रिया रूप, सत्य असत्य वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मिलान वाले, वर्गीकरण वाले, रिक्त स्थान वाले, युगलीकरण या जोड़े वाले, यानी फिर विषम का चुनाव करना, सादृश्य अनुभव रूप। तो ये है सभी, ये क्या है, एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण क्या होता है, तो हम कहेंगे निष्पक्ष मूल्यांकन करना, ये भी रीट में पूछा है, ये भी रीट में था, ये भी रीट में, ये सभी रीट के आ रहे हैं। आत्मनिष्ठ का गुण क्या होता है या गुण पाया जाता है, तो निबंधात्मक कह सकते हैं परीक्षण में पाया जाता है, किसका, आत्मनिष्ठता, यानी खुद की मर्जी के अनुसार जो भी आंसर लिखते हैं वो निबंधात्मक होगा। जो भी आपने ग्रेजुएशन की होगी, चाहे PSC हो, PO हो या MA MSc हो, तो क्वेश्चन होता था उसमें जैसे 10 नंबर का पन्ने का आता तो क्या होता था, कुछ कंटेंट आपको याद होता, कुछ नहीं होता तो लगे ही रहते लिखने के, उसके लिखे के नंबर मिलते थे। यही है कि निबंधात्मक आत्मनिष्ठता पाई जाती है, अपनी तरफ से जो कुछ लिखते हैं वही होता है आत्मनिष्ठता, ठीक है। बालक का सुनना, बोलना, पढ़ना कौशलों का परीक्षण किया जा सकता है, तो वो मौखिक परीक्षा के थ्रू। सॉरी। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE बोलते हैं, पर प्रभावी जोर दिया गया है, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पर प्रभावी जोर दिया था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली ने, ठीक है, जिसे NEP 1986 बोलते हैं। पहली बारी आई थी 1968, फिर दूसरी आई थी 1986, तीसरी आई है वो आपकी 2020 में, ये तीन ही आई है अब तक। तो CCE पर जोर किसने दिया प्रभावी रूप से, तो 1986 की शिक्षा नीति ने जोर दिया था, तो ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी पूछा है कि जो CBSE ने किस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू कर दिया था वर्ष 2010-11 में, तो ये भी रीट में पूछा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की जो अधिगम क्षमता का संवर्धन करना होता है, ठीक है, तो ये भी रीट में पूछा है। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी होती है, वो CCE होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, ये भी रीट में पूछा है, यानी रीट में पूछा हुआ। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन होता है, वो संकलनात्मक होता है, ये हिंदी की टीचिंग मेथड में आता है, यानी टीचिंग मेथड 2018 की परीक्षा हुई थी ना रीट में, उसमें पूछा था। एक और होता है, इसमें दे रखा है क्या, इसमें दे नहीं रखा है, बाकी क्वेश्चन और भी करा देंगे। एक और ध्यान रखना, एक होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव, और इंग्लिश में कहेंगे तो इसे असेसमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो ये संरचनात्मक कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, ये होता है ड्यूरिंग, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है ना जो आकलन, असेसमेंट यानी आकलन, तो उसे तो बोलते हैं संरचनात्मक। और जो आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सुमेलेटिव, और इसे आप दूसरे पर्याय शब्द लेंगे हिंदी में तो इसे योगात्मक कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन एक तरह से। तो ये सत्र के अंत में होता है, सत्र के अंत का मतलब ये है कि जो आपको एनुअल और जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है ना वो योगात्मक में आती है, और जो आपके टेस्ट होते हैं आपके जैसे प्रथम टेस्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार के ये टेस्ट होते हैं, तो ये आपके आते हैं संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव वाले में, या इसे FA बोल देते हैं, इसे ऐसे बोल देते हैं। तो इसमें बाकी और भी क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें हम देखेंगे।